ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं किया गया है, लेकिन इस देश में अगर आप सच बोलिएगा तो आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया जाएगा। पत्थर फेंक करके, शीशा फोड़ करके, हमारे ड्राइवर का हाथ तोड़ करके हमारा यात्रा रोक देंगे। देख लो, आंख में काजल लगा करके यात्रा पूरी की है कि एक जूता सिलने वाले का बच्चा भी अपने टैलेंट के बदौलत बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन सके और उसको इस बात का अफसोस नहीं हो, उसको इस बात का अभिमान हो कि हमारा बाप तरीपार नहीं था, हमारा बाप दंगाई नहीं था। और नौकरियां नहीं मिलने के दबाव में यह आंकड़ा आ चुका है कि हर घंटे एक नौजवान आत्महत्या कर रहा है। मैं अपने नौजवान दोस्तों से अपील करना चाहता हूं कि दोस्त, अपने भाग्य को कोस करके हम आत्महत्या नहीं करेंगे, बल्कि हमारा कैरियर छीन करके अपने बेटे का कैरियर बनाने वाले इस तरीपार से सवाल का जवाब मांगेंगे, इसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ेंगे। आप सोचिए कि कितनी चालाकी से इस देश में गांधी जिंदाबाद कहने वाले लोगों को आज देशद्रोही कहा जा रहा है और गोडसे जिंदाबाद कहने वाले लोगों को पार्लियामेंट में बिठा दिया गया है। खुलेआम लोगों को भड़काने वालों के ऊपर एफआईआर नहीं किया जाता है, और जब एफआईआर करने का निर्देश माननीय उच्च न्यायालय देती है तो उस जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है। आप देखिए कि खुलेआम इस देश के भीतर क्या किया जा रहा है। खुलेआम इस देश के भीतर धीरे धीरे लोगों के जो संवैधानिक अधिकार हैं, उनके संवैधानिक अधिकारों को छीनकर इंसानों को गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है। आप देखिए कि आज इस देश में एक ही वर्ग के लोग हैं जो सीए, एनआरसी और एनपीआर का विरोध कर रहे हैं, और जो वर्दी पहन करके इस देश की सेवा कर रहे हैं वो एक ही क्लास के लोग हैं, एक ही वर्ग के लोग हैं। उनको कैसे आपस में लड़ाया जा रहा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि गृह मंत्री साहब को पेंशन मिलेगा, लेकिन वर्दी पहन करके नौकरी करने वाले इन सिपाहियों को पेंशन नहीं मिलेगा। इसको बेईमानी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारे बच्चों के हाथ में आप पत्थर थमा देना चाहते हैं, हमारे नौजवानों के हाथ में आप रॉड थमा देना चाहते हैं और अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना देना चाहते हैं। हम आपकी इस साजिश के खिलाफ गांव गांव जाएंगे, एक एक इंसान के बीच में जाएंगे। और आपको क्या लगता है, आप हमको अपनी नफरत से डरा देंगे? आप भुलावे में हैं। हम गांधी को मानने वाले लोग हैं और गांधी जी के प्रपौत्र आज हमारे मंच पे बैठे हुए हैं। ये इस बात की शिनाख्त है, देख लीजिए। हम इस देश में आप तमाम लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि यही नफरत, जो नफरत आज इस देश के भीतर बोई जा रही है, इसी नफरत का नतीजा था कि इस खूबसूरत देश को दो हिस्सों में बांट दिया गया। उस वक्त भी अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से गाय का मांस मंदिरों में फिकवाकर, सूअर का मांस मस्जिदों में फिकवाकर हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ाया, भारतीयों को आपस में लड़ाया और फूट डालो राज करो की नीति के तहत इस देश का बंटवारा किया। मैं याद दिलाना चाहता हूं इस देश के हुक्मरानों को यह समझ में आना चाहिए कि इस देश में जो मुसलमान रह गए, उन्होंने जिन्ना को नहीं, गांधी को अपना राष्ट्रपिता चुना था। इस बात को याद रखना चाहिए। इस बात को याद रखना चाहिए कि जब पार्टीशन होने की बात आई, देश में दंगे शुरू हुए, तो एक तरफ पश्चिमी भारत में माउंट बेटन की पूरी फौज खड़ी थी, लेकिन वो दंगा नहीं रोक पाए। अकेला महात्मा गांधी, वो बापू, वो अर्धनग्न फकीर ईस्ट भारत का दंगा भूख हड़ताल से रोक दिया था। इस देश ने हमेशा गांधी को अपनाया है। मुझे अफसोस है कि आज अगर गांधी दिल्ली में होते तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जल नहीं रहा होता। अगर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जल नहीं रहा होता तो राहुल की भी जान नहीं जाती और नाजिम की भी जान नहीं जाती। कोई मां अपना बच्चा नहीं खोता, कोई पत्नी अपना शौहर नहीं खोता, और किसी बच्चे के सर से उसके बाप का साया नहीं छिन जाता। मैं बार बार कहता हूं कि इस देश की सरकार ने गोडसे को चुन लिया है। इस देश की जनता को तय करना है कि उसको गोडसे के साथ जाना है कि गांधी के साथ जाना है। बोलिए, किसके साथ जाने के लिए तैयार हैं?
अगर गांधी के साथ जाने के लिए तैयार हैं तो नेता की तरह मैं लफाजी नहीं कर रहा हूं। मुझे लफाजी करके, चाटुकारिता करके और वोट की गिनती करके प्रधानमंत्री नहीं बनना है, इस बात को याद रखिएगा। कुछ लड़ाइयां इसलिए लड़ी जाती हैं कि उससे चुनाव नहीं जीते जाते हैं, उससे इतिहास बनाया जाता है। और आप तमाम लोग जो आज पटना के गांधी मैदान में हैं, आप इस देश में एक इतिहास रच रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। इस देश को जब जरूरत है कि हम गांधी के रास्ते पे चलें, और वही रास्ता, वही पथ हम लोगों को एक मुक्ति का रास्ता दिखाएगा। आज के डेट में, आज की तारीख में हमको अंबेडकर की समानता की जरूरत है, गांधी की महानता की जरूरत है, और भगत सिंह की बहादुरी की जरूरत है, निडरता की जरूरत है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। अगर भगत सिंह की निडरता, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की समानता और गांधी की महानता अगर हमारे साथ है, तो ये गोडसेवादी ताकतें, ये नफरतवादी ताकतें इस दिल को बांट नहीं सकती है, इस देश को तोड़ नहीं सकती है। इस बात का भरोसा मैं आपको दिलाना चाहता हूं। गांधी ने धर्म के आधार पर देश की बांटने की साजिश को बखूबी समझा था। इसीलिए गांधी ने कहा था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और आज अगर गांधी जिंदा होते तो इसी गाने के साथ वो ये बात जोड़ते, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको शिक्षा, सबको काम, रोटी कपड़ा और मकान, सब इंसान को मिले बराबर का आत्मसम्मान। इस गाने में ये बात जोड़ी जाती, ये बात जोड़ी जाती कि क्यों ऐसा हो रहा है कि एक तरफ देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, हर घंटे नौजवान आत्महत्या करने को विवश है, खेत में किसान मर रहे हैं, सीमा पे जवानों की शहादत हो रही है। और अजीब बात देखिए, मेरे पिताजी किसान थे, मेरे भाई लोग फौज की नौकरी करते हैं, हमारे परिवार से एक भाई की शहादत भी हुई है, लेकिन जब हम ये कहते हैं सबको शिक्षा, सबको काम, वरना होगी नींद हराम, तो ये कहते हैं कि हम देश को भड़काने का काम कर रहे हैं। साहब, हम देश को भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं। इस मिट्टी पे हम पैदा हुए, हमारे पुरखों ने जान गवा करके जो आजादी हमको दिलाई, कसम चंद्रशेखर आजाद की, उस आजादी को बचाने की बात कर रहे हैं, उस संविधान को, उस आईन को बचाने की बात कर रहे हैं। और ये बात हम करेंगे, ये बात हम करेंगे। आपको जितनी ताकत लगानी है लगा लीजिए, आपको जितना पैसा खर्च करना है खर्च कर लीजिए। हम इस मैदान में किसी इंसान को नेता बनाने के लिए मंच नहीं सजाए हैं। हम ये जनगण मन यात्रा किसी को एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं निकाले हैं। ये जनगण मन यात्रा इस देश में जन और गण को बचाने के लिए है। जन मतलब जनता, गण मतलब गणतंत्र। और ये गणतंत्र हम इसलिए बचाना चाहते हैं कि एक जूता सिलने वाले का बच्चा भी अपने टैलेंट के बदौलत बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन सके, और उसको इस बात का अफसोस नहीं हो, उसको इस बात का अभिमान हो कि हमारा बाप तरीपार नहीं था, हमारा बाप दंगाई नहीं था। उसको इस बात का अभिमान हो, उसको इस बात का अभिमान हो कि इस देश में ईमानदारी से मजदूरी करना ये हमारी बदकिस्मती नहीं है। उसको इस बात का अभिमान हो, वो गर्व से ये बोल सके कि हाँ, हमारा बाप किसान है, हम किसान का बच्चा है। क्यों भाई, क्यों? कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, लीडर का बेटा लीडर बनेगा। मैं पूछता हूं कि फार्मर का बेटा फार्मर क्यों नहीं बनेगा? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं। क्या दिक्कत है? कैसी व्यवस्था आप इस देश के भीतर बना रहे हैं? और कोई सवाल पूछता है तो आप राजनीतिक गुनागणित लगाने लगते हैं। जो लोग आज धर्म देखकर वोट बैंक की गिनती कर रहे हैं, वो नेता नहीं है, गिद्ध हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, और इन गिद्धों से हमको सावधान रहने की जरूरत है। मैं पूछता हूं कि खून बहता है, किसी का भी बहता हो, टोपी लगाने वाले का बहा हो या टीका लगाने वाला का बहा हो, बोलिए इंसानियत का कत्ल हुआ है कि नहीं हुआ है? और अगर इंसानियत का कत्ल हुआ है और आपके भीतर अगर इंसान जिंदा है, तो क्या आपको तकलीफ नहीं होगी? आपको बुरा नहीं लगेगा? हमको क्या बनाया जा रहा है? अगर गांव में कोई मर जाता था
चाहे वो किसी जाति या धर्म का हो, पूरे गांव में खाना नहीं बनता था। बोलिए ऐसा होता था कि नहीं होता था? बताइए। दंगा भड़का करके, भड़काऊ भाषण दे करके कपिल मिश्रा के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं किया गया है, लेकिन इस देश में अगर आप सच बोलिएगा तो आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया जाएगा। हम कहते हैं कि देविंदर सिंह, एक पुलिस ऑफिसर, लश्कर ए तोयबा के आतंकवादी के साथ पकड़ा गया, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं किया गया, लेकिन कोई विद्यार्थी अगर सवाल पूछेगा तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया जाएगा। आप मैं बताइए, अरे मानिए मैं तो जवान हूं, मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, हो सकता है कि लोग अपने राजनीतिक एडवेंचरिज्म के लिए उलझुल बातें करते होंगे, लेकिन आप मुझे बताइए, स्कूल की वो छोटी छोटी बच्चियां, कर्नाटक स्कूल में जो 8 साल और 10 साल की बच्चियां हैं, एक नाटक करने के गुनाह में उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा किया जा रहा है। सत्यनारायण स्वामी का प्रसाद है जी, हैं? तमाशा चल रहा है देश में। हमारी लड़ाई इस बात के लिए है कि जैसे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया था, ये आज डाइवर्ट एंड रूल कर रहे हैं। इस डाइवर्ट एंड रूल के खिलाफ हम अपने मुद्दों पर इस देश की राजनीति को लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर राजनीतिक बहस हो तो इस बात के लिए हो कि बिहार से 50% लोगों को पलायन क्यों करना पड़ता है। एक लड़की यहां बोल करके गई है बिहार की, सारिका, उसने बताया कि अगर यहीं पे यूनिवर्सिटी होता तो हमको पढ़ने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ता, अगर यहीं पे अस्पताल होता तो हमको इलाज कराने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ता, अगर यहीं पे हमको काम मिलता तो आज हमारे बिहार के लोग नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगे में अपनी जान नहीं गंवाए होते। आपको मालूम है कि नहीं कि जो लोग मारे गए हैं दंगों में वो बिहार और उत्तर प्रदेश के विस्थापित मजदूर हैं, जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए उन बस्तियों में जाकर के रहते हैं। आप देख लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहने वाले लोग और साउथ दिल्ली में रहने वाले लोगों में फर्क है। और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो रहने वाले लोग हैं, चाहे वो मंदिर जाते हो या मस्जिद जाते हो, लेकिन काम दोनों का एक तरीके का है, दोनों मजदूरी करते हैं। साथ में मजदूरी कर रहे थे, साथ में दिवाली का लड्डू और ईद की सवैयां खा रहे थे। तुम बेईमानों ने अपने कैरियर के लिए और अपने बेटा के कैरियर के लिए इस देश में आग लगाई है। इस बात का हिसाब लिया जाएगा, इस बात पर हम अमल करना बंद नहीं करेंगे। और जब हम बोलते हैं तो कुछ लोग आकर के कहते हैं क्या हो जाएगा तुम्हारे बोलने से। सुन लो दोस्त, एक बार एक जंगल में आग लगी थी और एक कोयल अपने चोंच में पानी भर करके आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। बड़े बड़े जानवर बैठ करके हंस रहे थे। आज भी कुछ लोग अपने पार्टी दफ्तरों में बैठ करके वीडियो देख रहे होंगे। याद रखिएगा, ये आग बुझेगी और आपका नाम आग लगाने वालों में और हमारा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। याद रखिएगा, जब देश को जरूरत थी क्यों नहीं लोग निकले सड़कों पर, क्यों नहीं गए दिल्ली में। सारे के सारे नेता, सारा का सारा ऑफिस दिल्ली में है। लोग निकल करके अगर चले जाते तो दंगाई भाग जाते। हमने फेस किया है दंगाइयों को। 9 बार जनगण मन यात्रा के ऊपर हमला हुआ है। हम जानते हैं कि ये डरपोक लोग हैं, ये भाड़े के टट्टू हैं। इनके सामने आप खड़े हो जाइए, इनसे आंख मिला लीजिए, ये चापलूस भाग खड़े होंगे। ये भरोसा मैं आपको दिलाना चाहता हूं। 9 बार हमला हुआ है, एक बार भी हम नहीं भागे, मैदान में डट करके खड़े हो गए। इनको क्या लगता था पत्थर फेंक करके, शीशा फोड़ करके, हमारे ड्राइवर का हाथ तोड़ करके हमारा यात्रा रोक देंगे। देख लो, आंख में काजल लगा करके यात्रा पूरी की है। लेकिन हम यहां रुकने वाले नहीं हैं। हम यहां रुकने वाले नहीं हैं क्योंकि मैंने आपको कहा कि लोगों को और नेताओं को पॉलिटिकल स्टंटबाजी से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने चुनावी गुनागणित से बाहर निकलना पड़ेगा और यह समझना पड़ेगा कि आज अगर इस देश का बच्चा बच्चा आजादी का नारा लगा रहा है, इसका मतलब सचमुच जो आजादी हमको 47 में मिली थी, आज उसके ऊपर हमला है, उस पे खतरा है और उसको बचाने के लिए, गुलामी को हराने के लिए हमको आजादी के नारे को बुलंद करते रहना पड़ेगा।